नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश राय और आप देख रहे हैं टीएन विज्ञान खबर। सच की तय तक। जैसा कि आपको पता है कि 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगातार बनती हुई आ रही है। सरकार में आने से पहले बीजेपी सरकार ने न जाने कितने वादे और किस प्रकार से जनता से वादे पर वादे किए थे। तो क्या इन वादों को बीजेपी सरकार के द्वारा पूरा किया गया? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आज आए हुए आप हमारे मेहमानों से आपका चर्चा करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक शुक्ला जी और समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर बाहिनी से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर संतोष कुमार जाटव जी। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी अभी जुड़ने को वाले हैं, तो तब तक हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। शुक्ला जी, जी। बीजेपी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा 2014 में बहुत वादे किए गए। अखिलेश जी कहते हैं कि बीजेपी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। भोली वाली जनता को ठगा है, किसानों को ठगा है, मजदूरों को ठगा है। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, किसी भी बात पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। कितनी सच्चाई है अखिलेश जी की बातों में? अखिलेश जी, आप लोग जानते हैं कि अखिलेश जी का विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष आज की डेट पे विपक्ष की सोच इतनी निम्न स्तर की हो चुकी है कि राजनीतिक तौर पे अच्छे कामों को भी वो नहीं, सामाजिक तौर पे कभी शुक्ला जी, अच्छा नहीं। विपक्ष विपक्ष का काम होता है सवाल जवाब करना। लोग ऐसा हम लोग सामाजिक जीवन पे हैं, हम लोग राजनीतिक जीवन पे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लोग गरीब तबके से जुड़े हुए लोगों के पास तो बेचारा इलाज कराने अस्पताल आता है, सरकारी अस्पतालों पे हम लोगों का हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को देखने के कारण हम लोग को जाते रहते हैं। ठीक है। और चलिए, मैं ये हम आपकी आपके बात। प्रश्न में आगे आता हूँ। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी आ चुके हैं, राजकुमार सिंघाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं चलता हूँ प्रोफेसर साहब के पास। प्रोफेसर साहब, शुक्ला जी बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी इतना ही गलत कर रही है, जनता को अगर ठग रही है, अगर कोई विकास मॉडल नहीं है बीजेपी के पास, तो लगातार सरकार क्यों बनती आ रही है? क्या वजह है प्रोफेसर साहब? इनका क्या था? 15 लाख रुपए एक प्रति खाते में डाले जाएंगे। 15 लाख रुपए प्रति खाते के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन्होंने वायदा किया था। उसकी हकीकत क्या, ये देश को बेवकूफ बनाना चाह रहे थे या इसकी हकीकत इनको खुद पता नहीं थी? 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते के हिसाब से उस वक्त 1 से 25 करोड़ की हमारे देश में जनसंख्या थी, और 1 से 25 करोड़ लोगों के खाते में यदि हम 15 लाख रुपए डालें प्रति खाता, तो 1875 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में जाते। प्रोफेसर साहब, हर एक पार्टी चुनाव से पहले लोगों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ लालच तो देती है। तो मोदी जी नहीं ने भी नहीं, एक वो लालच दे दिया। कुछ वायदे अखिलेश ऐसे जी ने होते हैं जो अखिलेश जी ने भी तो कुछ कई वादे ऐसे किए हैं चुनाव से पहले। इस चुनाव में ही, लोकसभा चुनाव में, है ना, बोला गया था, नहीं राहुल नहीं, आप गांधी जी बात के द्वारा सुनिए ना, बोला गया था बात आप कि जो सुनिए पैसे जरा। मिलेंगे 8,000 रुपए के, क्या अभी बोला गया अभी था? अभी एक बात आप मेरी सुन लीजिए, उससे इनका पूरा पता पड़ जाएगा। 1875 लाख करोड़ का मतलब उस वक्त $1 पे 60 रुपए थे, यानी कि 31 ट्रिलियन डॉलर। और हमारी अर्थव्यवस्था थी $2 ट्रिलियन की। तो मुझे बताओ, ये सरकार अपने देशवासियों को बेवकूफ समझ रही थी या खुद ऐसी थी कि जिसके पास रुपए है मात्र दो, और वो बात कर रहे हैं 31 रुपए बांटने की? इज इट पॉसिबल? अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम तीनों की मिलाकर के उस वक्त की अर्थव्यवस्था $31 ट्रिलियन नहीं थी। कितना बड़ा झूठ देश की जनसंख्या के सामने। वो भी भारत का जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, वो देश के सामने इतना बड़ा झूठ कि $2 ट्रिलियन की उनकी अर्थव्यवस्था है। दो पैसे इस तरह से कह सकते हैं जनता को समझाने के लिए कि उनके पास मात्र 2 रुपए हैं, और देश की जनता को 31 रुपए देने का वायदा कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल?
इनके सारे प्रोफेसर वायदे साहब, खोखले हैं, इसीलिए प्रोफेसर जनता साहब, भ्रम में आ गई। योगी जी तो उत्तर प्रदेश को ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं और आप मोदी जी को लेकर बोल रहे हैं, वो सबमिट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दिनेश जी, ना तो योगी जी को और ना ही मोदी जी को, और मुझे लगता है इनके जो प्रवक्ता साहब यहाँ पर शुक्ला जी बैठे, इनको ये पता नहीं होगा कि 1 ट्रिलियन डॉलर में कितने रुपए होते हैं। अगर भारत की जनता को यह समझाना हो, आम आदमी को, कि 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या है, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 99.9999% भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता को नहीं समझा पाएंगे। प्रोफेसर साहब, अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का अगर उन्होंने विचार रख रखा है, तो ये समाजवादी पार्टी को बुरा क्यों लगता है? बुरा इसलिए लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अखिलेश जी ने क्यों नहीं सोचा ये पहले? जब उनकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ की थी। और जब उन्होंने इनको हैंड ओवर किया योगी जी को, तो उस वक्त ये 16 लाख करोड़ की थी। और 2022 में ये बढ़ करके मात्र 20 लाख करोड़ की हुई। यानी कि 5 साल में दिनेश जी मात्र 4 या 5 लाख करोड़ बढ़ रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है आज की तारीख में 84 लाख करोड़। तो ये 20 लाख करोड़ से बढ़ रहे हैं सिर्फ 5 लाख करोड़। चलिए प्रोफेसर साहब, मैं कैसे बढ़ा सकते हैं मैं इतना भाई? बताता हूँ। सिंघाल साहब, आपने दोनों की बातों को सुना, कितना सहमत है आप? आपको क्या लगता है? 2014 में जब सरकार आई थी केंद्र में माननीय मोदी जी की, तो जब देश पर कर्जा था मात्र 57 लाख करोड़ का, आज देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है। भाई विकास हो रहा है तो ये कर्जा कैसे बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने पूछा था, अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, भाई विकास हो रहा है। आप ये देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल से लेकर जो गांव के देहात में शिक्षा का विकास होना चाहिए था, वो शिक्षा खत्म हो गई है। आप कह रहे कि भाई ठीक है कि आपने मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना बना दी। अरे भाई देश में चुनाव कराओगे तो कहां पे कराओगे? शौचालय भी बना दी, क्या शौचालय में कराएंगे क्या चुनाव? भाई शिक्षा का विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। आज देश पर जो कर्जा है ना, प्रत्येक व्यक्ति पर 1,40,00,000 का कर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति पर। तो कहने का मेरा मतलब है, सॉरी, 140 लाख का, 1 करोड़ नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है, हाँ 1,40,000। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास नहीं, आप विकास करिए। और सबसे पहले तो जब जब चुनाव आते हैं, हिंदू मुसलमान ये वो दलित ये सारा हो जाता है, कभी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर देश में इसी तरीके से बंटवारे की राजनीति करेंगे तो एक दिन देश में गृह युद्ध जरूर हो जाएगा, बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। तो बांग्लादेश ना बजाए। लेकिन जब चुनाव आता है तो प्रत्येक पार्टियां जातियों को देखकर टिकट बांटती हैं। सिर्फ बीजेपी थोड़ी जातियों को टिकट देखकर टिकट बांटती है। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए। अब देखिए बीजेपी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के जिन जो परिवार वाले थे जो छूट गए थे समाजवादी पार्टी से, वो कसर बीजेपी ने पूरी कर दी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कौन पार्टी का कौन परिवारवाद को बढ़ा रहा है या किस पार्टी को दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, क्या जातिवाद बढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप देश की बंटवारा करेंगे, देश में जातिवाद खेलेंगे, जातवाद खेलेंगे, हिंदू मुसलमान खेलेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि देश में बांग्लादेश की तरह गृह युद्ध हो जाएगा। भाई बांग्लादेश ना बनाए। आप सबसे बड़ी बात देखिए कि चुनाव जब जब आते हैं नए नए मुद्दे आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो आप दीपिका साहब, मैं आता हूं आपके पास लौटकर। शुक्ला जी, आपने अभी सुना जी, बताइए। देखिए, हमारे कुछ साथियों को इकोनॉमिक्स का इनका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इनको संभव इसलिए नहीं लग रहा, इनको इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इनको कभी समझा जब इन्होंने शौचालय के बारे में कहा। इनके ये शौचालय एक बहुत छोटी सी चीज है, और 70 साल में कभी ये इंडिया वाले गाँव में शौचालय नहीं दे पाए।
मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। शौचालयों की आप इससे समझते थे, जब हम लोग गांव पे जाते थे तो शाम को 6 बजे सड़क के किनारे जब हमारी बहनें बैठती थी तो हम लोग अपनी गाड़ियों की लाइट बंद कर लिया करते थे, क्योंकि बेचारी शर्म के मारे उठ जाया करती थी। पूरा पूरा दिन लोग सिर्फ इस इंतजार में घर की महिलाएं बैठी रहा करती थी। आपको शौचालय छोटी चीज लगती है आपके लिए? हम लोगों ने उस दर्द को देखा है, उस दर्द को हमने देखा है। अब देखिए, अभी इकोनॉमिक्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। जब गांव में शौचालय बनता है तो एक दो आदमी उसको बनाने में रोजगार पाते होंगे, सीमेंट लगता होगा, सरिया लगती होगी, कि ईटा लगता होगा, 5-10 लाखों का इकोनॉमिक गाँव घूम में रही है शिक्षक ना लोग भी रहते हैं, गाँव में शिक्षक लोग जी। भी रहते हैं, वो सीमेंट हाँ सरिया मसाले को नहीं जी। उठाएंगे, उन्हें नौकरी शिक्षक को चाहिए। शिक्षक, बिल्कुल सही बात है। रोजगार इस समय भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। तो और मतलब आप ये मान देखिए, सकते हैं कि मैं, बीजेपी रोजगार के मामले में फेल अरे रही है। पूरी पूरी बात तो सुनने दी, ठीक है, लेकिन उसके बोलिए। बाद हमने, आप सिर्फ सरकारी नौकरी को भी रोजगार मान के बैठ जाओगे तो संभव कितना, कितने परसेंट लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं? नहीं मैं आप आपसे पूछ रहा हूँ, शुक्ला जी, कभी आप मुझे अगर बात आपने, कीजिए, मैं आपके पास आ रहा आप हूँ, एक बात रोजगार मुझे को, यहाँ क्लियर आप रोज कीजिए मेरी कि एक मेरी जिस मुझे गरीब मुझे माँ, एक पूरी बात। एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास में, एक एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जिस गरीब माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, इस लायक जी बनाया कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा, अब उस पर जी। इतना पैसा होता तो वो पहले से ही रोजगार खोल लेता। मुद्रा तो योजना वो किस लिए कैसे मोदी जी रोजगार ने चालू करेगा, वो की? नौकरी भी तो करना बिना चाहता गारंटी है। 20 लाख रुपए तक का लोन, मुद्रा लोन, और इस देश के अंदर आज की डेट में 22.5 करोड़ लोग लगभग मुद्रा लोन का लाभ ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, कोई आपको गारंटी नहीं, आपको सरकार 30 दिन की ट्रेनिंग दे रही है, 5 लाख रुपया का प्रधानमंत्री जी उसकी गारंटी ले रहे हैं, आपको लोन मिल रहा है। और जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उस पर भी आपको 1500 रुपए पर डे के हिसाब से भत्ता मिल रहा है, और आप 15-15 ट्रेनिंग कराकर, आपको लोन कराकर 57 प्रकार के कार्य हैं जिसपे तो आ रहा हूँ अभी आपके पास में, आपके पास आ रहा हूँ, शिक्षा जी को कहना चाह रहे में हैं, इसी जी। सिंघल जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं, और इनको आप देखिए, आप सड़क के मामले में टक्कर नहीं कर पाए, स्वास्थ्य के मामले में, पहले पता है भारत के अंदर कितने एम्स थे 2014 के पहले? आज कितने एम्स है? 2003 तक भारत के अंदर सिर्फ एक एम्स था। दूसरा एम्स तब बना जब 2002 में 3 में भटल जी ने उसकी कोशिश की और तब बना, और उसके बाद आज आप देखिए पहले के एम्स के 4 गुना एम्स हो गए। आप मेडिकल कॉलेज देखिए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आज 45-46 मेडिकल कॉलेज, पूरे भारत के अंदर 2000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज। हम लोगों ने टारगेट किया, जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो उस ग्रामीण, उस जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विस्तार होता है उसका, और जो बेचारा 1 रुपया का पर्चा बनवा कर लाइफ प्राइवेट इलाज नहीं करा सकता, वो जाकर जब मेडिकल कॉलेज में लेता है तो उसको भी वहां पर बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिनकी जरूरत होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है मेडिकल कॉलेज पे। और जब 3-3, 4-4 करोड़ के मेडिकल कॉलेज मिलते हैं तो इससे भी इकोनॉमी घूमती, क्योंकि ये बता रहे हैं कि एक ट्रेन मिल गया कैसे इकोनॉमी बनेगी, इनको असंभव लग सकता है। और अभी हमारे साथी का, और एक बात, मैं एक लास्ट बात, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए पर उनका बहुत जोर था। मैं बहुत एकाग्र मन से निश्चिंत होकर आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि आप एक वीडियो लेकर आइए जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि प्रत्येक भारतवर्षी के अकाउंट में एक 15-15 लाख रुपए जाएगा। आप जुमलेबाजी करते हो, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। उन्होंने एक बात समझाई थी कि काला धन इतना इतना भ्रष्टाचार से कि अगर वो पैसा बच जाता तो सबके खाते में 15-15 लाख जा सकता, ये कहा गया था। वापस क्यों नहीं आया फिर, काला धन जी, वापस क्यों नहीं आया? बीजेपी ने वादा तो किया था काला धन, तो काला इसका धन मतलब काला वापस धन लाने लाने की, में बीजेपी असफल रही। अरे कैसे सफल रही? आप यहाँ जिस मात्रा में हो सकता है कि हम लोगों का लक्ष्य था कि 100 रुपए आना चाहिए, लेकिन जो 2014 से लेकर अब तक हम लोगों ने 27-28 गुना काला धन ज्यादा जब्त किया है, बेनामी संपत्ति जब्त की है। आप देखिए कि सब नेता, ये जो नेता हर दूसरे खड़े रहते हैं कि हमारे पीछे सीडी, वो सीबीआई लगा दी, वो लगा दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जब इनसे पूछताछ होती तो कि काला धन ही नहीं पास तो सबके पास है, तो सत्ता में था उसी के इतना पास तो कुछ काला धन करने था ना, के तो बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी भारत भुखमरी में फिसल गया, ये कैसे हो गया ये? देखिए जब अगर बीजेपी इतना ही कुछ कर रही है। चलिए मैं आपके पास भुखमरी, वापस आता हूँ, प्रोफेसर साहब, जो शुक्ला जी कह रहे हैं, आप कितना सहमत उनकी बातों से? देखिए दिनेश जी, शुक्ला जी और इनकी पार्टी के लोगों के पास हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा किसी दूसरे विषय पर ये 5 मिनट तथ्यात्मक रूप से नहीं बोल सकते हैं।
अभी ये 20 सारी मिनट में 5 बार आप हिंदू मुस्लिम आप बोल चुके हो। अभी 20 मैं मिनट आपके में पास मैंने आ रहा आपको हूँ बोला नहीं था, जब आप बोल 20 रहे थे मिनट में मैंने मैंने एक आपको बार टोका नहीं, हिंदू मुस्लिम, लेकिन 3 मैंने बार आप आपको हिंदू मुस्लिम टोका हिंदू नहीं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर चुके हो। 20 मिनट में मैंने आपको आप टोका नहीं जब आप बोल रहे थे। आप शांत सुनिए, पाकिस्तान शुक्ला जी मैं मैंने आपके आपको पास आ रहा टोका हूँ। नहीं, शुक्ला जी आप आपको शांत समय दिया सुनिए। जाएगा। जब मैंने टोका नहीं आपको, आप शांत सुनिए। शुक्ला जी एक एक देखिए करके जी। दिनेश जी, जी बोलिए जरा। 2022 में नाइजीरिया को पछाड़कर भारत दुनिया की गरीबों की राजधानी बन गया है। यानी कि सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में है। भुखमरी की बात आप कर ही रहे हैं। प्रेस स्वतंत्रता में हम सबसे पीछे चले गए हैं। कर्ज के बारे में भी सिंघल साहब बता ही रहे थे। तो हमारा विकास कहाँ हो रहा है? हम तो विनाश की तरफ जा रहे हैं। कैसे हम सहमत हो सकते हैं इनकी बातों से? जहां तक इनके रोजगार की बात है, ये कह रहे थे कि नौकरी का ही मतलब रोजगार थोड़ी होता है। तो भैया एक बात बता दीजिए कि मैंने लोगों कहा के सरकारी नौकरी का मतलब ही रोजगार नहीं होता। मैंने ऐसा कहा ही होता सरकारी तो नौकरी का मतलब ही रोजगार नहीं आप होता। शांत सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए। जब हम नहीं बोल रहे थे आप बहुत लंबा शुक्ला जी बोले। आ रहा हूँ मैं आपके पास। आप सुनने का धैर्य रखिए। जब तक धैर्य नहीं रखेंगे सुनने का आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे। जी बोलिए प्रोफेसर साहब बोलिए। आपके पास आंकड़े आंकड़े लाइए। मैं आपको बताऊं कि ये क्या कर रही है सरकार। जब देश आजाद हुआ था तो मात्र 5 सेक्टर ऐसे थे जो सरकारी क्षेत्र में थे। उसके बाद में 1947 1950 और 47 से लेकर 2014 तक जब मोदी जी सत्ता में आए, तब 300 पब्लिक सेक्टर यूनिट इनके हाथ में सौंप करके गए थे मोदी जी के में। और आज हालात यह है कि 300 में से मात्र 188 ऑपरेशनल है, जिनमें से 35 का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 36 का लिक्विडेशन कर दिया। लिक्विडेशन का मतलब है उसको बेच करके बंद कर दिया। 26 अंडर लिक्विडेशन है और 13 का मर्जर कर दिया। हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है इस तरीके से एक्सपोनेंशियली, और रोजगार घटते जा रहे हैं इस तरीके से। बताइए किसको रोजगार देंगे? तो भुखमरी की प्रोफेसर कगार साहब पर देश पिछली पहुंच गया। सरकारों ने जो गलतियां की हैं उसको सुधारने में समय भी तो लगेगा। अरे एक बात बताओ, जब देश आजाद हुआ था उससे बुरे हालात तो इस समय थे नहीं। हमारे देश के उससे बुरे हालात कभी नहीं थे। मनमोहन सिंह तो इनको बहुत रनिंग अवस्था में इकोनॉमी दे करके गए थे। ये तो बहुत अच्छी छलांग लगा सकते थे, लेकिन इनसे लगानी नहीं आई, क्योंकि इनका जो मकसद है वो विकास नहीं है। वो किसी भी तरीके से जनता को समाजवादी धार्मिक पार्टी के मुद्दों पास में अगर इतना फंसा ही करके विकास है अपना उल्लू सीधा तो करना चाहते समाजवादी पार्टी सरकार में क्यों नहीं आ रही है? हैं। क्या वजह है? अगर समाजवादी पार्टी के पास इतना ही विकास है तो जनता क्यों नहीं चुन रही है? क्यों केवल बीजेपी को चुन रही है? देखिए, सत्ता में आने के जो फैक्टर हैं आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। यदि इस देश के अंदर अगर ईवीएम से चुनाव होता है और ईमानदारी पूर्वक हो जाए, तो ये भाजपा कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती है। ईवीएम कभी को भी। देखिए। ईवीएम तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी थी, अभी जो हुए हैं उसमें आपको इतनी अच्छी सीटें मिल गई तब ईवीएम सही थी, और जब हमारे हार जाते राष्ट्रीय हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यदि वो 80 की 80 सीटें भी जीत जाते तब भी ये कहते वो ईवीएम को सपोर्ट नहीं करते। ये बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराते? इतने कॉन्फिडेंट है तो बैलेट से चुनाव कराइए। दुनिया के किसी भी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। जो विकसित देश है जहां पर ये ईवीएम जनरेट हुआ, अभी एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है, ईवीएम से रिजल्ट बदले जा सकते हैं। तो ये एलन मस्क से भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं क्या? अमेरिका से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है या जर्मनी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है? हम चलिए गरीबी इसी और के मुद्दे भुखमरी का पर केंद्र किसी बनते और जा दिन रहे बहस हैं। करेंगे। अब ये मुद्दे पर रहते हैं तो सिंघाल साहब ये कह रहे हैं, शुक्ला जी बोल रहे हैं बीजेपी के विकास को लेकर बीजेपी लगातार शिक्षा स्वास्थ्य सारी चीजों पर काम कर रही है। कितनी हकीकत है? और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बोला गया है उन बातों से आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैंने अभी कहा था, और गांव गांव में शौचालय बनवाने वाली बात भी कह रहे थे शुक्ला जी। वो अच्छी बात है कि ये विकास हुआ कि वही शौचालय बने, पर विकास के साथ साथ शिक्षा का भी स्तर बहुत जमीन स्तर पर चला गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई जो पुराने जमाने से 2014 से पहले जो प्राइमरी स्कूल वगैरह बने थे, तो आज भी बूथ लेवल पर जो काम होता है, चुनाव होता है, तो बूथ वहीं बनता है। तो मेरे कहने का मतलब शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और शिक्षा का ज्यादा कोई। दूसरी बात ये कह रहे थे शुक्ला जी कि भाई एम्स इतने बना दिए, भाई एम्स को करेंगे क्या? आप नीट एग्जाम में क्या करते हैं? जो इंटर की परीक्षा दे रहा है, इंटर में फेल हो रहा है, और इंटर के बाद में जो नीट की एग्जाम दे रहा है उसमें 720 नंबर ले रहा है।
और हाईएस्ट। भाई कैसे हो रहा है ये? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं गोलमाल तो है। भाई ये बता दिए नीट का एग्जाम पास करने वाला ही डॉक्टर बनता है कि झोला छाप डॉक्टर बना के भेजेंगे आप वहां पर एम्स में? क्या भेजेंगे? तो मेरे कहने का मतलब, दूसरी बात, अभी भाई साहब कह रहे थे भीम आदमी वाले, क्या नाम है, प्रोफेसर संतोष। हाँ। तो कहने का मेरा मतलब है, आप पीडीए की बात करिए। पीडीए फार्मूले पे जो कम से कम चुनाव वाली बात होती है, तो पीडीए पे बात करिए आप ये देखिए कि जब जब पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, तो सत्ता में आए थे 2024 में जो चुनाव हुआ, तो उसमें कम से कम 37 सीटें ली हैं। भाई 37 सीटों का आपको बहुत अच्छा, हम मानते हैं, ठीक है, जनता ने मैंडेट दिया था। भाई इस बार पीडीए का जो बात थी, तब आपने पीडीए का सबसे ज्यादा दलितों ने वोट दिया, मायावती को वोट नहीं दिया। आज इस इलेक्शन में मायावती भी चुनाव मैदान में है और चंद्रशेखर भी चुनाव मैदान में है। तो पीडीए का जो फार्मूला आपने अपनाया था, जगह जगह आप संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे, जब संविधान बचाने की बात आती है तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। भाई क्यों नहीं बोलते हैं? क्या संविधान चुनावों के बाद में, सरकार बनाने के बाद बोलेंगे, या संविधान चुनावों के बाद बचेगा? हरियाणा में लागू हो गया क्रीमी लेयर, पंजाब में हो गया, तो आप इन चीजों पर नहीं बोलते। दूसरा, ईडब्ल्यूएस, जो 8 लाख कमाने वाला व्यक्ति वो गरीब है, और 8 लाख कमाने वाला SC ST OBC का आदमी वो अमीर है, उसमें क्रीमी लेयर चाहिए सबको। तो कहने का मतलब है, एक देश अलग अलग संविधान क्यों बनाना चाहते हो? संविधान तो एक ही है ना देश का, क्यों टुकड़े करना चाहते हो संविधान के? तो संवैधानिक अधिकारों पर बोलना है, संवैधानिक अधिकारों की बात करनी है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब जब देश में चुनाव है तो बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए, न जातिवाद की राजनीति होनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए। इस पर कोई मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। जी शुक्ला जी बोलिए। भैया अभी हम लोग 10-15 मिनट से डिबेट कर रहे हैं आपस में। आपने मेरे मुंह से एक बार हिंदू मुस्लिम सुना? जब समाजवादी पार्टी वाले 3 बार, नहीं नहीं, वो 3 बार हिंदू मुस्लिम, मतलब बोले कि भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम के बिना बोल नहीं पाते, वो 3 बार लेके आए, वो हर बात हम लेके नहीं गए उस टॉपिक पे। और आप देखिए, आप विकास हमने नहीं किया तो 3 बार सरकार हमने बनाई। पहले उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे थे? रिकॉर्ड उठा के आप देखें 2017 के पहले कितने एक्सप्रेसवे थे। एक, आज 7 एक्सप्रेसवे में चालू हो चुके हैं, गंगा एक्सप्रेसवे चालू होने जा रहा है। जी जी जी। केंद्र सरकार अब तो बैसाखियों पर टिकी हुई है। अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी अगर चले जाएंगे तो बिल्कुल बैसाखी हट जाएंगी। तो ये कहने सोच का, सोच ये सोच सोच के सभी जो विरोधी हैं, ये अपनी उम्मीदों में, क्योंकि लंबा सफर हो गया है, 15 साल हो जाएंगे आप लोग बिना, मतलब अन्य दल समाज सरकार के बिना, तो इन ख्वाहिशों में जिंदा रहने के लिए होना चाहिए। ये सोचते रहिए कि कल ये दोनों अलग हो जाएंगे, कल ये बैसाखियों वाली सरकार गिर जाएगी, परसों हम सत्ता में आ जाएंगे, सोच सोचे तो समय जल्दी कटेगा। और हम लोग जो कमियां थी हम लोग उसे पूरा करके अगली बार हम लोग 400 के पार ही जाएंगे। जब 29 पे बारी आएगी तो हम लोग 400 पार। आप लोग इन ख्यालों में डूबे रहिए कि ये आज बैसाखी हटेगी, कल बैसाखी हटेगी। और बैसा इस देश के अंदर आप पीडीए की बात कर रहे थे ना, मोदी से बड़ा पीडीए कौन हो सकता है बताइए आप? मोदी जी बैकवर्ड हैं, ठीक है, पिछड़ा समाज के वो भी हैं, एक गरीब माँ के वो भी बेटे हैं, उनसे बड़ा कोई पीडीए है क्या? उनसे बड़ा लोकप्रिय देश के अंदर, विश्व के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई नेता है आज की देश की? शुक्ला ठीक है, जी इनका पीडीए ऐसे है, सुनिए, इनका पीडीए ऐसे है कि पी मतलब अपने परिवार के यादों को टिकट देंगे, बाकी दूसरे यादों को टिकट नहीं देंगे। इनका पीडीए ऐसा है, पीडीए इनका ऐसा है कि पीडीए इनका ऐसा है नहीं है क्या? नहीं, पीडीए ऐसा है इनका कि जब किसी समाजवादी द्वारा पार्टी जो किसी, परिवार के सदस्य को छोड़ देती है, उसकी कसर को बीजेपी पूरा कर देती है। ठीक है, राजनीतिक, आपको भी क्या समाजवादी खेमे में ही कैंडिडेट दिखाई देते हैं, बाहर वो कैंडिडेट नहीं हमारे दिखाई पार्टी देते। वो हमारी पार्टी में लंबे समय से हैं, ठीक है, और वहाँ की स्थितियां परिस्थितियां बड़े नेता निश्चित करते हैं, और वो हमारी पार्टी में लंबे समय से, पार्टी के हम लोगों ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। उनके पिताजी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है हमारी पार्टी के, वहां पे तय है कि यादव बनेगा। हमने भी बगल में यादव बनाया ना, पीडीए का ही बनाया ना मध्य प्रदेश पे, मोहन यादव जी एक सामान्य परिवार से आते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार कब आएगी ना आएगी ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अखिलेश जी के बाद अखिलेश जी का पुत्र ही उनका नेता बनेगा, कोई पीडीए का दूसरा साथी उसका नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।
हमारे यहाँ देखिए, अभी हमने हरियाणा में पीडीए का बनाया, सैनी जी को बनाया, वो भी पीडीए का ही एक अंग है। हमारे यहाँ तो कोई भी सामान्य वर्ग का, गरीब माँ का, पिछड़ी माँ का कोई बेटा आ जाए, उसके अंदर वो है तो हम लोग उसको आगे, लेकिन वहां तय है कि सबको एक सीमा के बाद अखिलेश जी के नीचे ही रह के काम करना है। अपने चाचा को नहीं बर्दाश्त कर पाए। जी सिंघल जी, शुक्ला आप जी, कुछ कमेंट लेना चाहेंगे? शुक्ला जी, मैं आप ही जी के जी, माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र की सरकार जी जब जब रिजर्वेशन की बात होती है तो हाथ खड़े कर देती है। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि उसको पता है कि रूलिंग बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, फिर भी उसने वर्गीकरण, एससी में वर्गीकरण को लेकर एक तूफान खड़ा कर दिया देश में, और राज्य सरकारों को बोल दिया कि अपने मुताबिक वर्गीकरण कर सकते हैं, और कुछ सरकार कर भी रही हैं, जैसे हरियाणा में हो गया, पंजाब में भी हो गया। मेरे कहने का मतलब है आपके माध्यम से कि कम से कम आप सरकार के उसके पैनल में बैठते हैं, हम लोग तो राजनीतिक विश्लेषक है तो कहीं ना कहीं बैठते ही हैं। भाई आप 9वीं सूची में क्यों नहीं डाल देते हो रिजर्वेशन की बात को? जैसे उससे छेड़छाड़ होना बंद हो जाएगी। नहीं कोई छेड़